हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा फेवरेट साइंस टीचर अनिल तिवारी अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। टुडे वी विल डिस्कस रिप्रोडक्शन पार्ट 4। टुडे टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। जिन बच्चों ने पार्ट 1, 2, 3 ना देखा हो, पहले पार्ट 1, 2, 3 देखिए, देन आपको पार्ट 4 बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग लास्ट पार्ट 3 में ये डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब प्लांट। टुडे वी विल डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। बेटा सबको पता है, सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमन में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बिकॉज ह्यूमन में मेल और फीमेल क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, सेपरेट सेक्स होते हैं, है ना, अलग अलग होते हैं। इट मीन्स ह्यूमन बीइंग शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आर विविपेरस। ओके, पहले इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि ह्यूमन शोज sexual reproduction and are viviparous। बेटा विविपेरस का मतलब होता है बेबी बॉर्न। जो एनिमल्स करते हैं उनको विविपेरस करते हैं, मतलब एग लेइंग और बेबी बॉर्न जो करते हैं। तो विविपेरस का मतलब बॉर्न देयर यंग्स वन, है ना, बेबी बॉर्न होता है, एक्स नहीं होता ह्यूमन में। ओके, तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग विविपेरस बोलते हैं, VIVIPAROUS। अब बेटा ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिसको आपको सीक्वेंस वाइज याद करना पड़ेगा। ओके, तो क्या डिफरेंट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड्स, कौन कौन से होते हैं बच्चों, तो ये सीक्वेंस आप लोग याद रखना पड़ेगा। इसमें आपका सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। इसका बेटा मीनिंग ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो का मतलब हो गया गैमेट और जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन। ओके, अब गैमेट का क्या मीनिंग है बच्चों, तो गैमेट का मतलब होता है अगर मेल है तो उसमें क्या बनेगा, स्पर्म, और अगर फीमेल है तो उसमें क्या बनेगा बच्चों, एग, या इसको बोलते हैं ओवम भी कहा जाता है, OVUM। मैं नीचे लिख देता हूं, ओवम। तो एग और ओवम का फॉर्मेशन होना गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, कहाँ होता है, मेल होगा तो टेस्टिस में और फीमेल होगा तो ओवरी में होता है। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, जो सेकेंड स्टेप है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मीनिंग होता है कि जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है मेल और फीमेल के बीच में, तो मेल की बॉडी से स्पर्म इजेकुलेट होता है, रिलीज होता है, और फीमेल के वेजाइना के थ्रू एंटर करता है फैलोपियन ट्यूब में, है ना। यानी कुल मिला के आप समझ लीजिए कि सेक्सुअल कांटेक्ट, ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट को बच्चों कहा जाता है इंटरकोर्स। इंटरकोर्स भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, क्वाइटस। ओके, ये ह्यूमन के लिए वर्ड यूज किया जाता है, इंटरकोर्स, क्वाइटस एंड कॉपुलेशन। तो ये वर्ड याद रखिएगा, कॉपुलेशन, क्वाइटस, इंटरकोर्स। देखिए नाम से पता चल रहा है, कॉपुलेशन, पॉपुलेशन, विदाउट कॉपुलेशन नो पॉपुलेशन। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, तो जब कॉपुलेशन, इंटरकोर्स और क्वाइटस होता है, मतलब फिजिकल कांटेक्ट जब होता है मेल एंड फीमेल के बीच में, फादर एंड मदर के बीच में, तो फादर की बॉडी से सीमेन मिनी स्पर्म रिलीज होकर के फीमेल के वेजाइना के थ्रू एंटर करता है। तो रिलीजिंग ऑफ स्पर्म्स इनटू वेजाइना इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन ड्यूरिंग इंटरकोर्स और फिजिकल कांटेक्ट। ओके,
थर्ड बच्चों है फर्टिलाइजेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब स्पर्म एंटर करता है तो उसमें एक स्पर्म और एक एग आपस में फ्यूज करते हैं, यानी कि फ्यूजन ऑफ क्या बच्चों? स्पर्म मतलब मेल गैमीट एंड एग मतलब फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अब देखिए ह्यूमन में क्या होता है कि ये फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड द फीमेल बॉडी। ओके, सो इन ह्यूमन इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इन ह्यूमन इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिकॉज भाई आप खुद सोचिए, स्पर्म एग मदर के बॉडी के अंदर फ्यूज होते हैं, तभी तो बेबी बॉर्न होता है मदर की बॉडी में, यूट्रस में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले आप इस वर्ड का मीनिंग समझिए। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट मतलब स्पर्म एंड एग। अब देखो जब स्पर्म एग मिलता है तो जाइगोट बनता है, सबको पता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। अब मदर की बॉडी में जब छोटा एम्ब्रियो बन जाता है, मतलब छोटा मटर के दाने के बराबर जब बच्चा बन जाता है, बेबी बन जाता है, तो उसे एम्ब्रियो बोलते हैं। अब उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, मतलब बड़ा होता है धीमे धीमे, और जब छोटा इतना बड़ा हो जाता है तो मदर की जो यूट्रस होती है ना, वहाँ बेटा ये अटैच हो जाता है, चिपक जाता है ऐसे। तो यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो का अटैच हो जाना, चिपक जाना, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। मतलब अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन द इनर वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। और यहाँ बेटा इम्प्लांट जब हो जाता है तो ये धीमे धीमे डेवलप होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और डेवलप होकर पूरा क्या बन जाता है? एक बेबी बन जाता है, पूरा एक बच्चा बड़ा बन जाता है, ठीक ना। अब यहाँ जगह नहीं है, और बेटा अपोजिट बेबी रहता है, याद रखना, पैर ऊपर रहता है, सर नीचे रहता है, और यहाँ से एक अटैच होता है इस तरीके से, अभी बताएंगे आप लोग को। तो जितने टाइम में बच्चा डेवलप हो जाता है, सबको पता है कि ह्यूमन के लिए लगभग 9 मंथ होता है, उसको बोलते हैं गेस्टेशन। मतलब कब से कब का पीरियड? टोटल जो डेवलपमेंट में टाइम लगता है बेबी का, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? गेस्टेशन। इसको मैं हटा देता हूँ, गेस्टेशन पीरियड। ओके, तो गेस्टेशन कितना होता है? ह्यूमन के लिए नियर अबाउट 280 से 290 डेज होता है, मतलब नियर अबाउट 9 मंथ। ओके, वैसे 9 मंथ से ज़्यादा ही होता है, ये एक एवरेज माना जाता है। ओके बच्चों, अब देखिए जब बेबी डेवलप हो गया तो वो बॉर्न भी करेगा, तो उसको बोलते हैं पार्चुरेशन, PARTURITION। पार्चुरेशन मतलब बेबी बर्थ, बच्चा पैदा होता है, बेबी बॉर्न होता है थ्रू वेजाइना। किसके थ्रू होता है बच्चों? थ्रू वेजाइना। देखिए फीमेल में क्या होता है कि सेक्सुअल ट्रैक और बेबी बर्थ दोनों सेम होता है। ओके, इसी से स्पर्म भी इंटर करता है और इसी से बेबी भी बॉर्न करता है। ओके, याद रखिएगा। और जब बेबी बॉर्न होता है तो मदर की बॉडी में क्या होता है बच्चों? मैमरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन होता है, इसको बोलते हैं लैक्टेशन। मतलब प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मैमरी ग्लैंड, मतलब मिल्क ग्लैंड। ओके, मिल्क इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। तो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, इंसेमिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन। इतनी बात पहले आप नोट कर लीजिए, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि देखिए बेटा ये सारे कीवर्ड्स हैं, अगर इन सब का मीनिंग नहीं समझेंगे तो चैप्टर में ये सब सारे वर्ड यूज किए जाने हैं तो आपको समझ में आएगा नहीं। तो पार्चुरेशन मतलब बेबी बर्थ, लैक्टेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मैमरी ग्लैंड इन फीमेल ओनली। याद रखना मेल में नहीं फॉर्म होता मिल्क। ओके बच्चों, ठीक है, इतनी बार नोट करिए। और चलिए इसके बाद देखो सेकेंड बेटा टॉपिक क्या है। देखो मैंने एक यहाँ चार्ट बनाया हुआ है कि टाइम बचत हो जाए, सेव हो जाए। देखिए अभी मैंने इसमें सिर्फ मेल का लिखा है, अभी फीमेल का ही बताएंगे। तो इसको आप करिए नंबर 1। देखो बेटा जो मेल होता है, ध्यान सुनिएगा, मेल में देखो ये सारे वर्ड यूज़ किए जाएंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सटर्नल सेक्स करेक्टर, या बच्चों इसको एक नाम और आप लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, सेकेंडरी
सेक्सुअल करेक्टर, चलो मैं इससे लिख देता हूँ, सेक्सुअल करेक्टर्स, ठीक है ना। अब ये चार्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, कि ये है क्या। मैं थोड़ा इधर कैमरा कर देता हूँ कि समझ में आए। ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, जो मैंने लिखा है इसमें कि मेल का देखो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी मतलब होता है मेन सेक्स ऑर्गन। अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, इट इज मेन मतलब मुख्य, मेन, प्राइमरी मतलब मेन सेक्स ऑर्गन। अब देखिए अगर मेल में टेस्टिस नहीं होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो मेन उसका सेक्स ऑर्गन बेटा क्या हो गया, टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, सबको पता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब फॉर्मेशन ऑफ बेटा स्पर्म को बच्चों लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, याद रखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहाँ होता है, टेस्टिस में। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस बाई स्पर्मेटो टी है, TO, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्म होना। अब देखिए ये मेन हो गया। अब इससे जो जुड़े हुए ऑर्गन होते हैं, एसोसिएटेड ऑर्गन जो होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, मतलब कि जो स्पर्म को कैरी करते हैं, ले जाते हैं आगे, मतलब प्रोसीड करते हैं, जो हेल्पर होते हैं, सीधे समझ लीजिए इसके साथ जो हेल्प करते हैं स्पर्म को आगे प्रोसीड करने में। और से देखो बेटा स्पर्म अलग होता है, जब बॉडी से जब स्पर्म रिलीज होता है पेनिस के थ्रू, उसे हम लोग सीमेन कहते हैं। तो सीमेन क्या है, स्पर्म प्लस उसमें कुछ मटेरियल और मिक्स हो जाता है, लिक्विड, तो लिक्विड फॉर्म में इजेकुलेट होता है, बाहर आता है, उसे सीमेन कहते हैं, SEMEN, ठीक है ना, SEMEN, उस सीमेन में स्पर्म होता है, ठीक है ना। तो ये बताते हैं। तो देखो ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट लिखा, आप ग्लैंड भी लिख लेना, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, वास डिफरेंस, एक वर्ड है। वास डिफरेंस को हम लोग स्पर्म डक्ट बोलते हैं। एपिडाइडमिस, इसमें स्पर्म इकट्ठा होता है, बनने के बाद टेस्टिंग जब स्पर्म बनता है तो कहाँ कलेक्ट होता है, एपिडिडमिस में। और जब बॉडी से बाहर जाना होता है पेनिस के थ्रू, तो किसके थ्रू जाता है, वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट के थ्रू वो तेज़ी से बाहर निकलता है। और सेमिनल वेसिकल से प्रोस्टेट क्या होती है, दोनों फ्लूइड रिलीज करते हैं। प्रोस्टेट भी एक लिक्विड सिक्रेट करता है, फ्लूइड, और सेमिनल वेसिकल्स भी, ये दोनों स्पर्म के साथ जब मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सीमेन, ठीक है ना बेटा। तो सीमेन का क्या मतलब होता है कि स्पर्म हो और उसके साथ फ्लूइड मिक्स हो जाए तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, इट इज़ कॉल्ड एज सीमेन। तो सीमेन का मतलब होता है स्पर्म और उसके अंदर फ्लूइड मिक्स हो जाए। फ्लूइड कहाँ से रिलीज होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स से, ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर आ गई होगी आप लोग को समझ में। अब देखो एक लास्ट टॉपिक है एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर या सेक्स कैरेक्टर। देखिए ये हेल्प तो नहीं करते हैं, मतलब इनका रिप्रोडक्शन के बेबी के फॉर्मेशन में कोई हेल्प नहीं है, लेकिन ये कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ये इंडिकेट करता है कि मेल क्या हो गया, मैच्योर हो चुका है, मतलब प्यूबर्ट एज का हो चुका है, सीधी बात समझ लो जवान हो चुका है लड़का। तो कैसे पता चलेगा कि वो बड़ा हो चुका है, वो फादर बन सकता है। जो इंडिकेशन होता है बॉडी के अंदर उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, विच इंडिकेट डैट मेल बिकम्स फर्टाइल, मतलब उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे पता चलेगा, तो देखिए आवाज़ बच्चों मोटी हो जाती है। लो पिच वॉइस का मतलब होता है कि आवाज़ का मोटा हो जाना। भाई जैसे मान लो हमारी आवाज़ तो मोटी है, अब कोई लेडीज़ होगी हमारी एज की तो उसकी आवाज़ क्या होगी, पतली होगी, है ना बेटा। तो जब आवाज़ आपकी मोटी हो जाए तो समझ लीजिए कि मेल क्या होगा बच्चों, फादर बन सकता है। और फीमेल में इसका उल्टा होता है, उसमें हाई पिच हो जाता है। अभी हम लोग फीमेल का लिखेंगे। देखो बियर्ड मतलब दाढ़ी का आ जाना, अगर दाढ़ी मूछ आ गया तो समझ लो कि आप जो है जवान हो चुके हैं, ठीक है, मतलब मैच्योर हो चुके हैं, प्यूबर्ट हो चुके हैं, फादर बन सकते हैं। और क्या है, ब्रॉड शोल्डर, सीने चौड़े हो जाते हैं। नैरो हिप, हिप का मतलब जो कमर का ये पार्ट है वो पतला हो जाता है,
और फीमेल में क्या होता है, चौड़ा हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। तो जस्ट मेल का अपोजिट बेटा जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो फीमेल में होते हैं। फीमेल में क्या होगा, हाई पिच वाइस हो जाएगी, दाढ़ी होगी नहीं, भाई दाढ़ी मूंछ थोड़ी होती है। ब्रॉड शोल्डर नहीं होते हैं, उसमें ब्रॉड क्या होते हैं, हिप रीजन ब्रॉड हो जाता है ना, उसमें ये ब्रॉडर हिप हो जाता है। तो देखिए ये बेटा हो गया मेल के बारे में, आपको ये याद रखना पड़ेगा, तभी आगे आपको समझ में आएगा। ओके, तो ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए पहले। नोट डाउन करिए। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप इसको हमको बेटा एक्सप्लेन करना है। पहले फीमेल का ही बता देते हैं। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए फीमेल का भी नोट कर लीजिए आप लोग। फीमेल, MALE, फीमेल। फीमेल बेटा अगर है, ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट बता दिया है मेल का। इसमें प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होता है वो ओवरी होता है। ओवरी के अंदर बच्चों एग का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन नहीं होता, एक चीज़ याद रखिएगा। देखो अगर कोई छोटी बच्ची भी आज बॉर्न हो रही है मेल की, मतलब ह्यूमन की, तो बेटा उसके बॉडी में पहले से मिलियंस ऑफ एग होते हैं, ठीक है ना। तो एग जो होते हैं वो इमेच्योर फॉर्म में होते हैं, वो धीमे धीमे जब वो 13 ईयर्स की हो जाती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो एक एक एग क्या होता है उसमें से मेच्योर होता रहता है हर महीने, उसी को एग कहते हैं। ओके बच्चों, इमेच्योर एग तो उसे ओसाइड्स वर्ड यूज करते हैं, और भी कई वर्ड्स हैं, आप ओसाइड्स याद रखिए। तो ओवरी में बच्चों क्या होता है, फॉर्मेशन या डेवलपमेंट। फॉर्मेशन की जगह आप डेवलपमेंट लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले से ही उसमें एग है। एग मतलब अनडेवलप एग, डेवलपमेंट ऑफ एग्स, और इसको बच्चों कहा जाता है ओजेनेसिस। एग के फॉर्मेशन क्या कहते हैं, ओजेनेसिस। अब देखिए जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, मतलब जो बेबी को बॉर्न करने में हेल्प तो नहीं करते हैं, ये हेल्प करता है इसलिए प्राइमरी है, लेकिन हेल्प करते हैं किसमें, एग को आगे प्रोसीड करने में, और मतलब बेबी को डेवलपमेंट करने में, है ना बेटा। तो देखिए कौन कौन से मेन ऑर्गन हैं जो हेल्प करते हैं बेबी को डेवलपमेंट करने में। फैलोपियन ट्यूब, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। यूट्रस में बेबी क्या होता है, डेवलप होता है, 9 मंथ यहीं पर रहता है, इसी में 9 मंथ बेबी रहता है, कहाँ रहता है, यूट्रस में, जिसको वोम भी कहा जाता है, WOM भी, हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं, गर्भाशय जहाँ पर बेबी डेवलप होता है। वेजाइना जानते ही हैं आप लोग, ओपनिंग जो है जहाँ से सेक्सुअल कांटेक्ट होता है या बेबी बॉर्न होता है, तो इसको बच्चों बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। बर्थ कैनाल, यहीं से बेबी बॉडी से इजेकुलेट होता है, बाहर आता है, पार्चुरेशन जब जन्म होता है बच्चे का, तो इसी से बॉडी से बाहर भी आता है मदर के। मेमरी ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ब्रेस्ट तो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है। अच्छा अब देखिए एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, मतलब ऐसा कौन सा कैरेक्टर फीमेल में है जिससे ये पता चलता है कि जो फीमेल है या जो गर्ल्स हैं वो क्या हो गई बच्चों, मदर बन सकती है, मतलब डेवलप हो चुकी है, मदर लायक हो चुकी है। तो क्या क्या उसमें एक्सटर्नल कैरेक्टर दिखते हैं आपके बॉडी में, उसके एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। हाई पिच वॉइस, उसकी आवाज़ क्या होगी, पतली हो जाती है। जैसे देखो मेल की आवाज़ मोटी, लड़कियों की आवाज़ पतली होती है, सुनो ऐसे बोलते हैं लड़के, सुनो ऐसे बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो, और लड़कियाँ ए सुनो इधर आओ, पतली आवाज़ होती है। तो हाई पिच वॉइस मतलब पतली आवाज़ बच्चे की तरह हो जाती है। स्मूथ फेस एंड स्किन, उनकी स्किन जो होती है बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है। लड़कों की तो ऐसी खुरदरी होती है कि दीवार पर रगड़ दें तो सीमेंट गिर पड़े, होता है कि नहीं। तो मेल का क्या होता है, जो फेस होता है वो स्मूथ नहीं होता है, जो है सैंड पेपर की तरह हो जाता है, कहीं रगड़ दे तो दीवार का सब सीमेंट गिर पड़े, बिल्डिंग गिर पड़े, समझिए इतनी खतरनाक आपकी स्किन मेल की हो जाती है। तो सारी अच्छी चीज़ें फीमेल के लिए गॉड ने बनाए हैं। देखिए स्मूथ फेस हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, स्किन भी सॉफ्ट हो जाती है। नैरो शोल्डर, उनके जो कंधे हैं वो मतलब ब्रॉड नहीं कम हो जाते हैं। और बच्चों उनके जो हिप्स हैं, हिप्स मतलब जो कमर का एरिया है वो चौड़ा हो जाता है,
ठीक है ना। तो इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ अ फीमेल डैट ही बिकम्स मेच्योर एंड कैन कंसीव अ बेबी, वो बेबी को बॉर्न कर सकती है। ओके बच्चों, एक चीज़ और याद रखिएगा कि फीमेल में बच्चों सबसे मेन जो प्रोसेस होता है जिससे ये पता चले कि वो मदर बन सकती है, बेबी को कंसीव कर सकती है या नहीं कर सकती, वो बच्चों होता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन मतलब होता है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग होती है फीमेल के वेजाइना से एवरी 28 डेज पे। अगर ब्लीडिंग होती है तो उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, और एवरी 28 डेज पे ये रिपीट होता है तो उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको शॉर्टकट में बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल को MC से इंडिकेट करते हैं। तो अगर फीमेल में ये प्रोसेस अगर हो रही है इसका मतलब उसमें एग का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब जब ये प्रोसेस होती है तब तब एग का डेवलपमेंट होता है। तो फीमेल में बच्चों हर मंथ ये प्रोसेस होती है, मतलब हर मंथ ओनली 1 एग फॉर्म होता है। कितने एग? 1 एग एवरी मंथ। लेकिन मेल में क्या है, जो स्पर्म बनते हैं वो डेली मिलियंस ट्रिलियंस बनते हैं। ओके, अब 50 ईयर्स में जाके ये प्रोसेस बंद हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका मतलब जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होगा फीमेल में एग बनना भी बंद हो जाएगा। यानी कोई फीमेल मैक्सिमम 50 ईयर्स तक बेबी को बॉर्न कर सकती है, मतलब प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन कोई मेल जो है अगर वो 100 ईयर्स का भी हो गया तो उसके बॉडी में टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, मतलब होल लाइफ, आखिरी सांस तक। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं। फीमेल में एक 50 ईयर्स मैक्सिमम बता रहे हैं, वैसे 47 पर भी बंद हो जाता है। ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है किसी फीमेल के अंदर, फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट होता है? 12 ईयर्स की एज में स्टार्ट होता है, उसे मिनार्की वर्ड यूज करते हैं। मतलब कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल किस एज में? 12 ईयर्स में जनरली स्टार्ट होता है। और जब बेटा ये स्टॉप होता है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। कब होता है बेटा? 48 से लेकर के 50 ईयर्स तक मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, वैसे ये 48 तक ही स्टॉप हो जाता है। यानी मदर क्या है, उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ क्या है मदर की, यानी किसी फीमेल की 12 ईयर्स से बेबी को बॉर्न कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम 50 ईयर्स में क्या होगा? फिनिश। यानी इसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ क्या हो गई फीमेल की? अगर कहा जाए रिप्रोडक्टिव लाइफ बताइए, रिप्रोडक्टिव लाइफ तो कितना हो गया बच्चों? 12 ईयर्स से लेकर के 50 ईयर्स, यानी कितने साल हुए बताइए? 50 में से 12 को माइनस कर दीजिए, 10 में से 2 गया 8, और 5 में 4 में से 1 गया 3। 38 ईयर्स तक वो बेबी को बॉर्न कर सकती है। ओके, आपने महाभारत में सुना होगा एक जो कौरव थे वो 100 भाई थे, 100 ईयर ब्रदर्स थे, और उनकी एक बहन भी थी, उसको आप नहीं जानते होंगे, उनका नाम दुशाला था। तो कौरव का जो दुर्योधन थे ना, सबसे बड़े भाई शायद थे, सबसे बड़े ही थे, वो 100 भाई थे, और उनकी एक सिस्टर भी थी जिसका नाम था दुशाला। तो अब सोचिए वो उस समय कैसे ये प्रोसेस हुआ होगा, 38 में 100 बच्चे कैसे बॉर्न हुए होंगे। तो हो सकता है 2 या 3 बॉर्न हुए हों, या जो भी प्रोसेस हो। पहले अलग हिसाब से सबकी एज ज़्यादा होती थी, अब हम लोग क्या है 60 ईयर्स में डेथ हो जा रही है, पहले लोग हज़ारों साल जीते थे। ओके बच्चों, तो ठीक है, इतनी बात पहले नोट करिए, आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग एक एक स्टेप समझते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, नोट करिए। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर कहा जैसे मेल का रिप्रोडक्टिव लाइफ क्या होगा, मेल का, ये तो मान लो फीमेल का हो गया, रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ किसका लाइफ बताया हमने, ये बच्चों फीमेल का है। कितना आंसर आ रहा है? 38 ईयर्स। और मेल का कितना होगा? अगर मेल का कहा जाए रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ मेल, मतलब कब तक उसके बॉडी में स्पर्म फॉर्म होगा। फीमेल में तो 38 ईयर्स आया, मेल में बच्चों क्या होगा? देखो 14 ईयर से स्टार्ट होता है स्पर्म का फॉर्म होना, और कब तक? होल लाइफ। मान लो कोई बच्चों 80 ईयर्स तक अगर ज़िंदा रहता है तो 80 ईयर्स तक बनेगा। मान लो कोई 90 ईयर्स तक अगर ज़िंदा रहता है तो 90 ईयर्स तक स्पर्म फॉर्म होगा। 100 तक ज़िंदा रहता है तो 100 ईयर्स तक होगा। यानी कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है वो 14 ईयर्स ऑनवर्ड्स होल लाइफ होता है। ओके, ठीक है, नोट डाउन करिए।
आइए नेक्स्ट टॉपिक इज ओके माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब ह्यूमन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा भाई कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? इट इंक्लूड्स टेस्टिस। देखो टेस्टिस, जब दोनों टेस्टिस की बात करेंगे, कितने टेस्टिस होते हैं? 2 होते हैं। लोअर साइड आपने देखा होगा, लोअर लिम्ब के बीच में इधर टेस्टिस होते हैं ना 2। तो टेस्टिस कितने होते हैं? 2 होते हैं। देखिए प्लूरल फॉर्म में क्या बोलेंगे? टेस्टिस, TES। लेकिन सिंगुलर में सिर्फ एक को क्या बोलेंगे? टेस्टिस, TES। और दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे बच्चों? प्लूरल फॉर्म में क्या कहेंगे? TES। ओके, तो थोड़ा याद रखिएगा। इसमें क्या फॉर्म होता है? स्पर्म। अब ये कुछ डक्ट होते हैं जो रिलेटेड होते हैं, क्या होते हैं? जैसे रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंटिया, स्पर्म डक्ट। तो आपको ये याद रखना 2, स्पर्म डक्ट यानी कि वास डिफरेंस एंड एपिडिडमिस। इसमें जो स्पर्म बनता है वो एपिडिडिस में कलेक्ट होता है, स्टोर होता है, और स्पर्म डक्ट यानी कि वास डिफरेंस के थ्रू बॉडी से बाहर आता है। ठीक है, टेस्टिस से रिलीज होकर के बॉडी से बाहर रिलीज होता है, तभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? जिससे फ्लूइड निकलता है जो स्पर्म के साथ मिक्स होकर के उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे सीमेन का फॉर्मेशन होता है। देखो एक होता है सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड। ओके, तो इतने बेटा आपको याद रखना है। ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब जो सेक्स में हेल्प करता है, फिजिकल कांटेक्ट में जो हेल्प करता है, उसको बोलते हैं पेनिस। ओके, पेनिस के थ्रू क्या होता है? यहाँ जो स्पर्म बनता है बॉडी से बाहर इजैकुलेट होता है और इसके थ्रू फीमेल और मेल के बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। ओके, तो चलिए अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब इसको आप लोग पहले नोट करिए। अब हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। देखिए उधर दिख रहा था ना, देखिए मैं कैमरा इधर नोट कर लेना। सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, कॉपर ग्लैंड्स। ओके, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? ये एज के साथ साथ इनलार्ज होता रहता है, बड़ा होता रहता है। जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है, 50 ईयर्स के करीब हो जाती है, तो ये बेटा इतना ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है कि जो इसमें एक डक्ट होती है जिससे बाहर आता है यूरिन या स्पर्म, दोनों का रास्ता सेम होता है। तो ये बेटा जो ग्लैंड होती है ना, ये ग्लैंड इतनी बड़ी हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड कि इसको ब्लॉक कर देती है। किसको? यूरेथ्रा को। ये जो ग्लैंड जो बीच में ट्यूब है और यूरिन इससे पास नहीं हो पाते, यूरिनरी ब्लैडर क्या कर देती है, मतलब वो सॉरी ये जो यूरेथ्रा है इसको ब्लॉक कर देती है, जिससे ट्यूब को ब्लॉक कर देती है, जिससे यूरिन बॉडी से बाहर नहीं आ पाता। ठीक है ना बेटा? अभी हम लोग सब ये बातें डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको नोट करिए। ओके बच्चों, अब एक डायग्राम बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो बड़ा ये हो गया टेस्टिस, ध्यान सुनिएगा सब लोग। These are 2 testes located between 2 legs in a pouch-like structure. It is called as scrotum. या बच्चों इसको बोलते हैं स्क्रोटल सैक। ये पाउच होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस होते हैं। अब टेस्टिस को यहाँ से ना, यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, एक टेस्टिस इधर, एक टेस्टिस लेफ्ट साइड, एक टेस्टिस राइट साइड होता है। अब देखो इसके ऊपर यहाँ पे देखो टेस्टिस के अंदर क्या बनता है? स्पर्म बनता है, और स्पर्म बनने के बाद देखो यहाँ पे एक ट्यूब होती है पतली सी इस तरीके से। ठीक है ना? इट इज कॉल्ड एज एपिडिडमिस। मैंने उसमें लिखा था ना एपिडाइडमिस, तो आप लोग एपिडाइडमिस लिख लीजिएगा, है ना? ठीक है, नोट करिए। एपिडाइडमिस बेटा ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो जब स्पर्म यहाँ बन जाता है टेस्टिस के अंदर, तो इसमें जाके कलेक्ट हो जाता है। किसमें? एपिडिडमिस में। और ये दोनों क्या है? टेस्टिस हैं, यहीं पे लिख दीजिए टेस्टिस। ठीक है ना?
अच्छा अब देखिए इसमें दोनों में बेटा ये दोनों इस तरीके से आके एक ट्यूब में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो इस तरीके से, ध्यान समझिएगा। देखो मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ समझने के लिए। अब देखो ये चला गया आपके एब्डोमिनल कैविटी में, पेट में चलाया भाई, ये टेस्टिस है, यहाँ से दोनों ट्यूब जुड़ गए, इस तरीके से आपके एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। ऐसे हटा देते हैं। अब देखो यहाँ स्पर्म बन गया। अब देखिए स्पर्म अभी अनडेवलप बनता है, जब स्टार्टिंग बनता है तो उसे अनडेवलप स्पर्म कहते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। वो बेटा इसमें कलेक्ट होता है और यहाँ मेच्योर होता है, कहाँ पर, एपिडिडमिस में। जब वो मेच्योर हो जाता है तो उसे बोला जाता है स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म जो नया नया बनता है, बेबी में स्पर्म जो होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स। और वो कहाँ डेवलप होता है, एपिडिडमिस में, उसको फिर बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। फिर यहाँ देखो इस तरह से स्पर्म आता है इसमें, ये जो ट्यूब है जिसके थ्रू आ रहा है इसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट, या बच्चों इसको बोलते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ से बेटा ये पास करता है एब्डोमेन, पेट में से पास करेगा ना भाई, इंटेस्टाइन नीचे है, फिर यहाँ से निकल कर ऐसे पेट के थ्रू बाहर निकलता है, बट एंटर किया एब्डोमेन में। अब देखो जब ये पास करता है तो इसमें 3 ग्लैंड्स जुड़ी होती हैं। चलो मैं ग्लैंड्स यहाँ मान लेता हूँ, मान लो एक ग्लैंड्स ये हो गई, और रुकिए 1 मिनट, एक ग्लैंड्स मान लो ये है, रफली डायग्राम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक ग्लैंड्स बच्चों ये है, एक ग्लैंड्स यहाँ मान लीजिए, ठीक है ना। और देखो एक ग्लैंड्स और होती है बड़ी सी, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। देखो वो भी ऐसे जुड़ी रहती है इसी में, ठीक है। अब ध्यान से हमारी बात समझिएगा। एक बच्चों हो गया, एक एक नाम लिख लेते हैं, ठीक है ना। एक का नाम हो गया सेमिनल वेसिकल्स, को जरा पेन चेंज कर दें। एक का नाम बच्चों हो गया सेमिनल वेसिकल्स, सेकेंड का हो गया प्रोस्टेट, ये हो गया सेमिनल वेसिकल्स। ये बेटा हो गया मान लो प्रोस्टेट, इसको हिंदी में पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं। और इसको मान लेते हैं, एक और कौन सा बच रहा, कॉपर ग्लैंड मान लो। और ये बच्चों हो गया जो बड़ा सा है रेड कलर वाला, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। सही दिख रहा है कि नहीं, सही दिख रहा है, हाँ ठीक ही है। चलिए यूरिनरी ब्लैडर, थोड़ा यहाँ से देखो यूरिन जो इसके अंदर फिलअप है, यूरिन भी देखो इसी रास्ते से बाहर निकलता है, और यहाँ से जो स्पर्म आ रहा है स्पर्म भी इसी रास्ते से बाहर निकलता है। अब हमारी बात जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखो जब यहाँ पर स्पर्म यहाँ से पास होता है स्पर्म डक्ट के थ्रू टेस्टिस से बनने के बाद, तो यहाँ जब जैसे पास करता है स्पर्म बेटा ना, तो यहाँ से फ्लूइड सिक्रीट होता है। कहाँ से फ्लूइड सिक्रीट होता है, सेमिनल वेसिकल से फ्लूइड सिक्रीट हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड से हुआ, है ना। तो जब ये सिक्रीट होता है तो ये जो इसका फ्लूइड निकलता है, ये फ्लूइड बेटा स्पर्म के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो फिर एक डेंस यहाँ स्ट्रक्चर बन जाता है स्पर्म का, मतलब कि गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, और बेटा वो बॉडी से क्या होता है, यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, ये जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है इसको बच्चों कहते हैं पेनिस या एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात। अब जैसे स्पर्म यहाँ से पास हुआ तो इसका फ्लूइड इसमें मिक्स हो गया, तो ध्यान सुनिएगा, फ्लूइड जब स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, सीमेन का। तो एक्चुअली में जो बॉडी से यहाँ रिलीज होता है पेनिस के थ्रू, एक्चुअली में वो क्या निकलता है, क्या इजैकुलेट हो रहा है, क्या बाहर आ रहा है, वो स्पर्म नहीं, स्पर्म के साथ फ्लूइड भी है। और फ्लूइड करता क्या बेटा, इसको न्यूट्रिशन देता है, किसको, स्पर्म को। स्पर्म भी जिंदा होता है, उसे भी फूड चाहिए, अगर फूड नहीं मिलेगा तो स्पर्म की डेथ हो जाएगी। स्पर्म कैसे होता है, इस तरीके से होता है ना। इसका टेल होता है, ये इसका हेड पार्ट है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना।
ये एक्रोसोम है। देखिए तो कहने मतलब ये है कि स्पर्म को भी फूड चाहिए, और ये फूड कौन प्रोवाइड करता है? ये जो फ्लूइड है ना, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे ये जिंदा रहता है। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो सीमेन बच्चों होता है ये बेसिक नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, मतलब कि बेसिक होता है। बेसिक क्यों होता है? क्योंकि जो फीमेल का जो वेजाइना होता है वो एसिडिक होता है। तो जब ये बेसिक और फीमेल का जो वेजाइना है, वेजाइना में क्या होता है बच्चों? एसिडिक। तो जब कॉपुलेशन होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, तो ये सीमेन जब इंटर करता है फीमेल के वेजाइना में सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान, तो देखो ये है बेसिक, ये है एसिडिक। जब एसिडिक बेसिक दोनों मिलते हैं तो कैसा बन जाता है? न्यूट्रल। इसलिए देखो ये सब नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल मीडियम गॉड के द्वारा बनाया गया है ना। इट इज़ नेचुरल प्रोसेस। अच्छा एक क्वेश्चन देखिए, इसमें ज़रा समझिए बहुत ध्यान से, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से नीचे क्यों होता है? दोनों जो आपके लोअर लिम्ब से दोनों पैर के बीच में क्यों होता है? तो देखिए बेटा इसका रीज़न ये है कि स्पर्म इसमें तभी बनेगा टेस्टिस में जब आप इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होगा। लोअर बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर होती किसके लिए? स्पर्म को बनने के लिए, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स बिलो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर बॉडी टेम्परेचर, यानी बिलो या लोअर, है ना। ये लोअर हटा दीजिए। हम लोग का टेम्परेचर होता कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना टेम्परेचर रहेगा तो इसके अंदर स्पर्म नहीं बन पाएगा, इसलिए ये नेचुरली क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी से नीचे होता है, पाउच में होता है। ओके। अब फीमेल में देखो बेटा, फीमेल में तो ऐसा नहीं होता। क्या फीमेल में ओवरी बॉडी से बाहर होती है क्या? लोअर लिम्ब के बीच में होता है क्या? दोनों पैरों के बीच में ओवरी तो होती नहीं, वो तो पेट के अंदर होती है, एब्डोमेन कैविटी में होती है। उसका रीज़न क्या है? जो oogenesis होता है, ध्यान समझिएगा। oogenesis होने के लिए, oogenesis मतलब कि एग का फॉर्मेशन, तो oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ एग किस पे होता है बच्चों? एट बॉडी टेम्परेचर होता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर आपसे क्वेश्चन कहा है कि अगर हम सर्जिकली इस टेस्टिस को एब्डोमेन में कर दें, पेट के अंदर कर दें, तो क्या होगा? स्पर्म बनना बंद हो जाएगा। अगर हम ओवरी को क्या करें बच्चों? ओवरी को अगर बॉडी से बाहर कर दें, पेट से बाहर कर दें, तो क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा, oogenesis नहीं होगा, एग नहीं बनेगा। सो टेस्टिस लोकेटेड outside the abdominal cavity and ovary located inside the abdomen cavity। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। हमने क्या बताया, सब दिखा कि नहीं बच्चों? इधर दिख रहा था कि नहीं? स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स बिलो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर, इसलिए बॉडी से बाहर रहता है। ये स्पर्म का बेटा स्ट्रक्चर, ये टेल होता है, ये हेड है, हेड में यहाँ पर न्यूक्लियस भी होता है, और इसे टेल के थ्रू वो तैर के पहुँचता है कहाँ पे? एग के पास। ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर हो गई, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। ओके बच्चों, इसमें एक चीज़ थोड़ा सा और नोट कर लीजिए, छूट रहा है। देखो यूरेथ्रा, इसमें मैंने शायद नहीं लिखा, इसको समझ लीजिए। यूरेथ्रा क्या है? देखो एक्चुअली में ये जो ट्यूब होती है, ये ट्यूब जो आ रही है पेनिस के थ्रू बाहर जाती है ना, तो बेटा इसको बोलते हैं, इस ट्यूब को यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं बच्चों? यूरेथ्रा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, यूरेथ्रा क्या बच्चों? यूरिन, देखो यहाँ से आ रहा है यूरिन, और इधर से बच्चों आ रहा है स्पर्म। स्पर्म आके लिक्विड इसमें मिक्स हो गया, और यहाँ पर आ रहा सीमेन के फॉर्म में। तो देखिए सीमेन और यूरिन दोनों के लिए ये कॉमन डक्ट है, मतलब जो ट्यूब है कॉमन डक्ट है। तो यूरेथ्रा बच्चों क्या होता है? इट इज़ कॉमन डक्ट फॉर यूरिन एंड सीमेन। सीमेन मतलब स्पर्म प्लस फ्लूइड।
So urethra is called as urinogenital, genital मतलब सेक्स ऑर्गन्स रिलेटेड टू सेक्स ऑर्गन, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट या डक्ट लिख लीजिए। कैसा होता है? इट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर। ओके, तो आई होप बच्चों आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट किसे बोलते हैं, क्यों कहते हैं, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। दिख रहा है कि नहीं? आप ठीक है, नोट कीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो मैं उसे रीड कर दे रहा हूँ। आप लोग मतलब बोल दे रहा हूँ, आप लोग उसे नोट कर लीजिए कॉपी में पॉज कर करके। ठीक ना? वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी पार्ट्स मैंने लिख दिया है, तो थोड़ा हमारी बात समझ लीजिएगा कि टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का मतलब होता है डेवलप स्पर्म। इट इज़ कॉल्ड एज स्पर्मेटोजोआ एंड सिक्रीट्स द मेल सेक्स हार्मोन्स। और इसमें से मेल सेक्स हार्मोन्स भी निकलता है, पता होगा क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, पता है, या एंड्रोजेंस। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट, द टेस्टिस आर सिचुएटेड इन द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्क्रॉटल सैक। जो मैंने बाहर बताया है, स्क्रॉटल सैक या स्क्रॉटम, ये। नेक्स्ट पॉइंट, द टेम्परेचर इन स्क्रॉटम इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो द टेम्परेचर ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस इन नेक्स्ट पॉइंट, टेस्टिस इन मैमल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बिकॉज maturation of sperm needs low temperature. Next point, very important, in bats, rats and other testes descend to scrotal sac only during breeding season. क्या क्या बताया बच्चों? बैट, रैट में जो टेस्टिस होता है ये सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में, मतलब जब उनको कॉपुलेशन करना होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट करना होता है, तभी टेस्टिस नीचे आता है। नहीं तो पूरे होल ईयर कहाँ रहता है बच्चों? एब्डोमिनल कैविटी, मतलब ऊपर चला जाता है। ठीक है ना? बहुत ही अजूबा ये कंडीशन है। नेक्स्ट, वेल्स एंड एलिफेंट्स। वेल मछली जो होती है, मछली तो नहीं कहेंगे, मैमल्स है। वेल्स एंड एलिफेंट्स हैव एब्डोमिनल टेस्टिस। वेल्स एंड एलिफेंट में क्या होता है? टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर होता है, मतलब पेट के अंदर होता है, नीचे नहीं होता, बाहर नहीं होता। देयर बॉडी टेम्परेचर इज़ लो एंड कूलिंग ऑफ टेस्टिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। उनकी बॉडी पहले से इतनी ठंडी रहती है कि उनको टेस्टिस को बाहर सिचुएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट इसमें लिख सकते हैं इम्पॉर्टेंट कि लेडिक सेल्स, लेडिक LEYDIG, लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट मेल हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन। तो याद रखिएगा, एंड्रोजेंस का ये चाहे टेस्टोस्टेरोन का ये बात एक ही है। ये लेडिक सेल सिक्रीट करती है, LEYDIG। लेडिक सेल्स कहाँ पाई जाती है? टेस्टिस के अंदर। तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि टेस्टिस सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो एक्चुअली में टेस्टिस के अंदर एक सेल्स होती हैं स्पेशल टाइप की, दे आर कॉल्ड एज लेडिक, LEYDIG। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट मेल हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस और टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, आप जरा से बेटा समझते हैं कि ये एपिडिडमिस का फंक्शन क्या है। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, पतली पतली, तो इसके बारे में 2-3 लाइन लिख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट इज सेवरल ट्यूब्स कॉल्ड वासा एफ्रिंटिया arises फ्रॉम रेटी टेस्टिस एंड कंडक्ट स्पर्म इनटू एपिडिडमिस। तो देखिए यहाँ से स्पर्म इसमें आता है,
ठीक है ना। कहाँ पाता है? एपिडिडमिस में। किसके थ्रू आता है बच्चों? तो उसका नेम है वासा एफरेंटिया, ठीक है ना। तो वासा एफरेंटिया क्या करते हैं? स्पर्म को टेस्टिस से यहाँ लाते हैं एपिडिडमिस में और यहाँ स्टोर करते हैं, ठीक है। सॉरी, रेटी टेस्टिस, सॉरी। तो सेवरल ट्यूब्स कॉल्ड वासा एफरेंटिया राइजेस फ्रॉम रेटी टेस्टिस एंड कंडक्ट स्पर्म्स इनटू एपिडिडमिस। नेक्स्ट पॉइंट, एपिडिडमिस इज अ टाइटली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर अबाउट 5 मीटर। अब समझ लो ट्यूब 5 मीटर होती है लॉन्ग। इफ़ स्ट्रेच्ड आउट एंड फाउंड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। अगर इसको लोग स्ट्रेच करें तो 5 मीटर होगी ये, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है बच्चों? स्पर्मेटोजोआ डैट इंटर द एपिडिडमिस आर नॉन मोटाइल। देखो बेटा, यहाँ जो स्पर्म बन के आते हैं उनको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, में मतलब अनडेवलप जो होता है उसको स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द एपिडिडमिस सर्व एज द साइट फॉर स्पर्म मैचुरेशन एंड फॉर स्टोरेज ऑफ स्पर्म बिटवीन इजैकुलेशन। EJACULATION। इजैकुलेशन मतलब इजैकुलेट होना, बाहर जाना। तो बाहर जाने से पहले एपिडिडमिस में यहाँ पर स्पर्म क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। कहाँ पर? एपिडिडमिस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों है? वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट। अब इसके बारे में थोड़ा 2 लाइन लिख लीजिए। वास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट अराइजेस फ्रॉम एपिडिडमिस ascend to abdomen loops over the urinary bladder and receive the duct from seminal vesicles behind the urinary bladder। कहाँ होता है seminal vesicles? behind the urinary bladder forming ejaculatory duct। तो वास्ट डिफरेंस क्या होता है? यहाँ से जाता है घूमते हुए यहाँ पर यूरेथ्रा यानी कि एंट्री पॉइंट तक ये रहता है। यूरेथ्रा तक जो ट्यूब पूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म डक्ट, यानी इजैकुलेटरी डक्ट मतलब बॉडी से बाहर ले जाने वाला डक्ट है जिसके थ्रू कोई चीज़ बाहर जाए। तो क्या क्या जाती है? यूरिन जाता है और सीमेन। नेक्स्ट पॉइंट, इजैकुलेटरी डक्ट EGACULATORY। इजैकुलेटरी डक्ट passes through the prostate to open into urethra shortly after its origin from urinary bladder। यूरिनरी ब्लैडर से लेकर के बाहर तक क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा देखो बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक बोलेंगे, पूरा नहीं। इधर जो है इसको बोलेंगे स्पर्म डक्ट और यहाँ से लेके यहाँ तक बोलेंगे यूरेथ्रा, ओके। तो यूरेथ्रा इज़ द पार्ट ऑफ क्या बच्चों? स्पर्म डक्ट, ठीक है। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। द यूरेथ्रा रिसीव्स द डक्ट ऑफ प्रोस्टेट एंड कॉपर ग्लैंड्स। फिर से मैं बोल रहा हूँ, द यूरेथ्रा रिसीव्स द डक्ट्स ऑफ प्रोस्टेट एंड कॉपर ग्लैंड्स पासेस थ्रू पेनिस एंड ओपन टू आउटसाइड, ओके। यूरेथ्रा क्या करता है? रिसीव करता है प्रोस्टेट और कॉपर ग्लैंड्स को और पेनिस के थ्रू ये बाहर ओपन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा सेमिनल वेसिकल्स के बारे में। सेमिनल वेसिकल्स क्या होता है? नोट करिएगा। सेमिनल वेसिकल्स आर situated behind the bladder। कौन सा ब्लैडर? यूरिनरी ब्लैडर। दे आर नैरो लॉन्ग पाउचेस विथ मस्कुलर टिश्यू ऑन देयर वॉल। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, द सेमिनल फ्लूइड secrete accounts for about 60% of the volume of semen। वेरी इंपॉर्टेंट। सेमिनल वेसिकल्स का जो फ्लूइड होता है, द सेमिनल फ्लूइड उसे बोलते हैं। द सेमिनल फ्लूइड सिक्रीशन अबाउट 60% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन। जितना भी सीमेन बेटा सिक्रीट होता है बॉडी से, उसका 60% जो फ्लूइड होता है, उसमें जो लिक्विड मिक्स होता है, वो सेमिनल वेसिकल से निकलता है। सेमिनल फ्लूइड हैज़ pH ऑफ अबाउट 7.4 एंड कंसिस्ट फ्रक्टोज। फ्रक्टोज मैंने सबको बताया होगा, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। इसका फार्मूला भी C6H12O6 होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज का भी C6H12O6 होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, हनी में पाया जाता है, सबसे मीठा है। विच सर्व एज एनर्जी सोर्स फॉर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। अगर मैं स्पर्मेटोजोआ बोल रहा हूँ, स्पर्मेटोजोआ की स्पेलिंग क्या होती है?
स्पर्मेटोजोआ। तो आप लोग बेटा इसको स्पर्म समझिए। एक्चुअली बायोलॉजी की भाषा में स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, कॉमन भाषा में स्पर्म बोलते हैं। तो देखो मैं क्या बता रहा था कि सेमिनल वेसिकल्स का pH 7.4 होता है एंड कंटेन फ्रक्टोज विच सर्व एज एन एनर्जी सोर्स फॉर स्पर्मेटोजोआ, मतलब स्पर्म। अब नेक्स्ट आइए प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो यहाँ पर है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका फंक्शन क्या है? प्रोस्टेट इज सिचुएटेड अराउंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के शुरुआत में होता है। यूरेथ्रा मतलब ओपनिंग वाली जो ट्यूब है। इट कंटेन प्रोस्टेटिक, चाहिए रहने दो, आपके काम का नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट रिजल्ट इन प्रोस्टेटिटिस। देखो मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, प्रोस्टेटिटिस। बेटा ये बीमारी होती है मेल में, ठीक है ना। जो ये प्रोस्टेटिटिस जो बीमारी बेटा है, यूरिनेशन डिफ़िकल्टी या इम्पॉसिबल ऑफ यूरिनेशन, ये बेटा ओल्ड एज में होती है, जिसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। ठीक, तो याद रखिएगा मेल में सब में ये बीमारी फिक्स रहती है, होती ज़रूर है। तभी देखिए जो बुज़ुर्ग होते हैं वो यूरिनेशन यानी जब पेशाब करने जाते हैं, यूरिनेशन करने जाते हैं तो काफ़ी टाइम लेते हैं, क्योंकि जो यूरिन होता है वो ड्रॉप बॉडी से बाहर आता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोस्टेटिक सिक्रीशन फॉर्म अबाउट 15 to 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमेन। सीमेन का 15 to 30 यानी 30% वॉल्यूम कहाँ से सिक्रीट होता है? लिक्विड प्रोस्टेट से। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ स्लाइटली एसिडिक। बेटा जो प्रोस्टेट ग्लैंड से लिक्विड निकलता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। यहाँ जो निकलता है, यहाँ क्या था? अल्कलाइन था, यहाँ से निकलता है एसिडिक। इट्स pH इज 6.5 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आप जानते होंगे, लेमन में भी सिट्रिक एसिड होता है, इसमें भी एसिड सिक्रीट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। अगला पॉइंट, प्रोस्टेटिक सिक्रीशन का फंक्शन क्या है? तो प्रोस्टेटिक सिक्रीशन कंटेन सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्म मोबिलिटी, मतलब स्पर्म को चलने में हेल्प करते हैं। अगर ये नहीं निकलेगा यहाँ से लिक्विड, तो स्पर्म यहाँ से तैर के ना ऐसे बॉडी से बाहर आके वजाइना में नहीं पहुँच पाएगा। ओके बच्चों, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्पर्म मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट। ओके, क्लियर हो गया सबको? अब लिखिए कॉपर ग्लैंड के बारे में। दीज आर नोन एज, इसका एक नाम और भी है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एक मिनट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये किसका नाम है बच्चों? कॉपर ग्लैंड का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड्स लिखिएगा, दो होते हैं ना तो इसलिए ग्लैंड्स। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिचुएटेड बीनीथ यूरिनरी ब्लैडर एंड बिहाइंड द यूरेथ्रा। अगला पॉइंट, कॉपर ग्लैंड आर प्रेजेंट इन मेल्स मैमल्स ओनली। याद रखिए कॉपर ग्लैंड सिर्फ किस में पाए जाते हैं? मेल में, ओनली मेल। कॉपर ग्लैंड्स ओपन इनटू यूरेथ्रा बिफोर एंटरिंग इनटू पेनिस। पेनिस में ओपन होने से पहले कहाँ खुलता है? ये ओपन होता है यूरेथ्रा में। अब जो मैं मेन ये पॉइंट बोल रहा हूँ इसी को याद रखिएगा। सिक्रीशन ऑफ कॉपर ग्लैंड्स इज स्लाइटली अल्कलाइन एंड इट एक्ट्स एज लुब्रिकेंट। ध्यान रखना, स्लाइटली अल्कलाइन एंड इट एक्ट्स एज लुब्रिकेंट फॉर द पेनिस। ओके, फुल स्टॉप। इट ऑल्सो न्यूट्रलाइज एनी यूरिन इन यूरेथ्रा। तो एक्चुअली बेटा ये लुब्रिकेंट का वर्क करता है पेनिस के अंदर स्पर्म को चलने के लिए, यानी सीमेन को चलने के लिए, और ये न्यूट्रलाइज करता है यूरिन का यूरेथ्रा में। अगर है मान लो यहाँ पर यूरिन रह गया तो इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? कौन करेगा? तो न्यूट्रलाइज करता है कॉपर ग्लैंड का जो लिक्विड होता है। ठीक है ना। अब यूरेथ्रा के बारे में लिखिए, जो ओपनिंग वाला ट्यूब है। यूरेथ्रा इज अ थिक वॉल्ड मस्कुलर डक्ट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन
एंड सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। मैंने अभी लिखा था यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसमें से सीमेन और स्पर्म दोनों पास आउट होता है। ओके बच्चों, अब पेनिस क्या होता है, पेनिस के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया विच इज़ वैस्कुलर स्पंजी एंड इरेक्टाइल स्ट्रक्चर। इरेक्टाइल मतलब जो सीधा हो जाए, टाइट हो जाए, उसे बोलते हैं इरेक्टाइल। नेक्स्ट पॉइंट, द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, द ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड विथ अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन। तो देखो बेटा, जो इनलार्ज पेनिस होता है उसके आगे जो मसल्स होती है उसे फोर स्किन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ऐसे जो मसल्स होती है उसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन। और इसको रिलीजियस कुछ ऐसे धर्म हैं जिसमें ये रिमूव किया जाता है ना, कट किया जाता है। ठीक है, तो रिलीजियस इम्पॉर्टेंट भी इसका है, कुछ धार्मिक इसका महत्व भी है। ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इसको जो रिमूव करते हैं हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो ये फोर स्किन को, सरकमसीशन इज़ द रिमूवल ऑफ फोर स्किन फॉर रिलीजियस और हेल्थ रीजन्स। तो इसको रिमूव करने को बच्चों बोलते हैं सरकमसीशन। देखो ये स्पेलिंग होती है सरकम, CIRCUMCISION। तो सरकमसीशन क्या मतलब है, रिमूवल ऑफ फोर स्किन ऑफ पेनिस, ठीक ना, फॉर रिलीजियस और हेल्थ रीजन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेनिस कंटेन्स 3 लॉन्गिट्यूडनल कॉलम्स ऑफ स्पंजी इरेक्टाइल टिश्यू विच बिकम्स फिल्ड विथ ब्लड ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। ओके, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए ये बेटा, जो पेनिस होता है, तो मैं अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए पेनिस जो होता है बेटा, पेनिस के अंदर 3 यहाँ पर कोटर्स होते हैं। कोटर्स का मतलब ट्यूब्स होते हैं, 1 2 3। जब ये इरेक्टाइल होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान, मतलब कि एक्साइटमेंट जिसे बोलते हैं बायो में, तो इसमें बेटा ब्लड फिलअप हो जाता है। जब ब्लड फिलअप होता है तो क्या होता है, ये इरेक्टाइल हो जाता है ना। तो ये 3 ट्यूब्स होते हैं, याद रखना, 1 2 3। ठीक है, क्लियर हो रहा है, तो नोट करिए इसको। तो इसके अंदर 1 2 3 ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, अब एक हेडिंग डाली गई इजैकुलेशन। देखो इजैकुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ सीमेन थ्रू पेनिस, यानी कि यूरेथ्रा थ्रू जो स्पर्म बॉडी से बाहर आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इजैकुलेशन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो इजैकुलेशन टू द एक्सपल्सन ऑफ सीमेन, मतलब रिलीजिंग ऑफ सीमेन फ्रॉम द यूरेथ्रा आउट ऑफ द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान जो सीमेन रिलीज होता है उसे इजैकुलेशन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एट एन एवरेज इजैकुलेशन 3 मिलीलीटर ऑफ सीमेन कंटेनिंग अबाउट 300 मिलियंस स्पर्मेटोजोआ, मतलब स्पर्म इज इमेटेड बाई मैन। देखो ना, यहाँ से जो स्पर्म रिलीज होता है, स्पर्म जो रिलीज होता है ये 3 मिलीलीटर होता है। 3 मिलीलीटर क्या होता है बच्चों, सीमेन। इसमें टोटल स्पर्म कितने होते हैं, 300 मिलियंस। ठीक है, याद रहेगा, ये काउंटिंग होती है 300 मिलियंस इन 1 स्पर्म। स्पर्म को बच्चों क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। स्पेलिंग दिख रही है, स्पर्मेटोजोआ दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट। एक बार जो इजैकुलेशन होता है, जो स्पर्म रिलीज होता है, स्पर्म मतलब सीमेन, तो कितना अमाउंट होता है, 3 मिलीलीटर सीमेन। कितने स्पर्म्स होते हैं बच्चों, 300 मिलियंस स्पर्म
रिलीज होते हैं, यानी कि स्पर्मेटोजोआ। ओके, नोट करिए। क्लियर हुआ इतनी बातें? नेक्स्ट पॉइंट, स्पर्म कंसंट्रेशन बिलो अबाउट 20 मिलियंस पर ml इस टर्म ओलिगोस्पर्मिया एंड इज एसोसिएटेड विथ डिक्रीज फर्टिलिटी। अगर मान लो बेटा किसी मेल के सीमेन में 1 मिलीलीटर में कितना हो जाए, 1 मिलीलीटर में, पहले वर्ड आप समझिए, ओलिगोस्पर्मिया। बेटा ये बीमारी होती है, इसमें क्या होता है कि जो मेल है वो फादर नहीं बन सकता। क्या रीज़न होता है? तो रीज़न बच्चों ये है, ओलिगोस्पर्मिया जो डिजीज़ है, इसमें क्या होता है, 20 मिलियन स्पर्म हो जाते हैं पर, यानी कि इन 1 ml ऑफ सीमेन। अगर 1 ml सीमेन में अगर 20 मिलियन स्पर्म हो जाए तो उसे बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया हो गया, मतलब कि डिक्रीज इन स्पर्म, वो फादर नहीं बन सकता। ठीक है ना? तो ऐसे मेल को फिर फादर अगर बनना है तो अलग अलग सब सिस्टम्स बनाए गए हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना, बहुत सारे सिस्टम हैं, विट्रो है ना, तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग बेटा ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए और नोट्स बनाइए, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा पार्ट 5, उसमें मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करूँगा। ओके बच्चों, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय, टाटा, गुड नाइट। नोट कर लीजिए सब लोग। ठीक है, बाय बच्चों।